छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों का मतदान हो चुका है और 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दावेदारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि इस बार वो पहले चरण में जिन 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, उनमें से 14 विधानसभा सीट जीत रही है। उधर कांग्रेस ने दावा किया है कि वो सभी 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इस बार रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे। उधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के बागी प्रत्याशी सभी 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए कांग्रेस की अंतर्कलह का फायदा भाजपा को मिलेगा। पहले चरण में बस्तर की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर पहले चरण की 20 सीट दोनों राजनीतिक दलों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज इसी पर बात करते हैं, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। इनके खिलाफ जब इनके लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में, तो इनको 20 से 20 कैसे मिलेगी भाई? हम तो 14 बोले थे। इनकी समीक्षा देख के ऐसा बोलना पड़ेगा कि 20 में 20 तो भाजपा को मिल रही है। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो 2 दिन समीक्षा बैठक की है ना, यही एग्जिट पोल है 2023 छत्तीसगढ़ का, कि इतना अंतर्कलह कांग्रेस में थी, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा शासन में आ रही है, भाजपा सेवक के रूप में छत्तीसगढ़ में आगे आ रही है और महिलाओं ने, नौजवानों ने भाजपा को एक तरफा वोट किया है। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस की समीक्षा बैठक कह रही है। भारतीय जनता पार्टी दहाई तक भी नहीं पहुंच पाएगी पहले चरण के चुनाव में, और पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ बढ़त बना के सेकेंड चरण के चुनाव में हम आ गए, और सेकेंड चरण के चुनाव में भी जबरदस्त चुनाव लड़े हैं, और सेकेंड चरण में भी 70 सीटों में जबरदस्त कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। तो देखिए, जिस तरह से लगातार दोनों ही पार्टियों के जो दावे हैं वो एक बार फिर देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही पार्टी दावे कर रही हैं कि बस्तर की सीटों से लेकर जो 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था उस पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर शिल्पा देवकन जी, कांग्रेस से प्रविंद्र सिंह जी, बीजेपी से, और कौशल स्वर्णबेट जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। कौशल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन क्या लगता है कि 2018 के इतिहास क्या वाकई कांग्रेस दोहरा पाएगी, या जो गलतियां 2018 में बीजेपी से की हुई थी बस्तर में, क्या वही गलती कांग्रेस कर बैठी है? देखिए अमृता जी, निश्चित तौर पर इस बार का जो चुनाव है काफी दिलचस्प हुआ है। क्या पहले चरण की बात करें चाहे दूसरे चरण की बात करें, दोनों ही चरणों के मतदान के बाद ये कोई भी राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। दावे ठीक है, हो रहे हैं दावे, दोनों दलों की ओर से किए जा रहे हैं कि हम एक तरफा बहुमत के साथ सरकार में आएंगे। लेकिन जिस तरह से आप जो छत्तीसगढ़ के जो राजनीतिक हालात हम देखेंगे, जब चुनाव की जब घोषणा हुई थी उस समय ये लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वॉकओवर देने जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ओम माथुर हो, चाहे केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व के जितने भी लोग जो टीम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल बनाया कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी लगभग समाप्त लग रही थी वो बिल्कुल उठ खड़ी हुई, और जिस तरह से एक तरफा जो बात चल रही थी वो उस तरह का मामला रहा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि जिन जगहों पे चुनाव हुए हैं वहां पर आप मतदान का प्रतिशत देखेंगे, कहीं पर मतदान जी। चलिए कौशल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शिल्पा जी के पास आना चाहूंगी। शिल्पा जी, बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि 19 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीतेगी, और एक सीट जो राजनांदगांव की है वहां से इस बार रमन सिंह जी हार रहे हैं। उसके बाद दावा किया गया कि 18 सीटें हैं जो वो जीतने वाली है कांग्रेस पार्टी, 18 से 19 सीटें जीतेगी। अब दावा किया जा रहा है 20 सीटें जीतेगी, और ये भी कहा जा रहा है दूसरी तरफ कि जो बीजेपी है वो 2.5 सीटें भी नहीं लेकर आ पाएगी। जी नमस्कार अमृता जी, कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। बस्तर की 12 सीटों के साथ पूरे प्रथम चरण के जो 20 के 20 सीट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो 20 के 20 सीट और बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि
पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल आप देखिए, भूपेश है तो भरोसा है। भूपेश बघेल जी के चेहरे पर लोगों की इतनी विश्वसनीयता है, जनता जनार्दन होती है उनकी इतनी विश्वसनीयता है कि जमीनी स्तर पर जब लोगों को लाभ हुआ है तो कंफ्यूजन की कोई स्थिति ही नहीं है। आप देखिएगा कि किस तरीके से किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, हर वर्ग के लिए भूपेश सरकार ने कार्य किए हैं। किसानों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने उनके उत्थान और उन्नति के लिए योजनाएं बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान आदिवासियों का हक और अधिकारों पर डाका डाला जाता था। चंद उद्योगपतियों के हाथ में इनकी जमीन दे दी जाती थी और उन्हें भूपेश सरकार जब आई है तो हमारे आदिवासी भाई बहनों को उनके जल जंगल जमीन का हक और अधिकार दिया गया, जिनसे वो खूब प्रसन्न है, खुश है और अपने जमीनों पर हक से खेती करते नजर आते हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए हैं, अंग्रेजी माध्यम में हमारे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और विकास जनता जनार्दन देख रही है। जनता में खुशहाली है और संतुष्टि है। भूपेश सरकार जब से आई है तब से उनका आर्थिक उन्नति हुई है। किसानों को जब हम कर्ज माफी की बात किए थे तो वो वादा हमने पूरा करके दिखाया है। दूसरा वादा किए थे धान का समर्थन मूल्य देने का, वो वादा भी हमने पूरा करके दिखाया है और आगे भी जनता आश्वस्त है कि जो हम वादा करते हैं वो हम निभाएंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का कुशासन देखिए, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मुख्य वादा जो इन्होंने धान का समर्थन मूल्य बोला था वो और बोनस बोला था, वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। इससे समझ में आता है, तुलनात्मक अध्ययन में एकदम स्पष्ट चित्र बनता है कि कौन वादे करते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हमेशा अपने वादों पर खरा उतरती हैं। चलिए शिल्पा जी, किस पर ज्यादा भरोसा किया है जनता ने, ये तो जनता पहले ही तय कर चुकी है और नतीजे जो 3 दिसंबर को और साफ हो जाएगा। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपकी पार्टी 14 सीटों का दावा कर रही है, किस बेस पर दावा कर रही है? क्योंकि पिछली बार के नतीजों के मुताबिक ये दावा काफी ज्यादा बड़ा और चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा ठोस आधार है हमारे दावे करने का कि हम 20 में 14 जीते हैं और मैं दावे से कहीं ज्यादा ऊपर निकल के आएंगे। 16-17 सीट निश्चित रूप से आएगी। अब 2-3 सीटें तो विपक्ष के लिए छोड़ना भी चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा ऐसा करता है और स्वस्थ लोकतंत्र की एक मानसिकता भी है कि विपक्ष को कुछ देना चाहिए। तो 16-17 सीट तो हम लेके आ रहे हैं। अब आपने मुझसे कहा आधार का, मैं आधार बताता हूँ कि किस तरह हमने महतारी वंदना योजना के तहत 12,000 रुपए साल का देने का वादा किया, उसका प्रत्याशित नतीजा आने वाला है। किस तरह इन्होंने किसानों को जो 2 साल का बोनस देने का वादा किया था उसको नहीं दिया। किस तरह इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, शराबबंदी नहीं करेंगे उसका इन्होंने अपमान किया। महिलाएं और पुरुष वर्ग, मतलब सबसे बड़ी बात तो युवा वर्ग। चलिए रविंद्र जी, जिस तरह से शराबबंदी का आपने जिक्र किया, मैं आपको याद दिला दूं, घोषणा पत्र के ऐलान करने से पहले जब प्रचार चल रहा था तो उसके 1 महीने पहले तक तो बीजेपी घर घर जाकर यही कह रही थी कि हमारी पार्टी आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। लेकिन जैसी समय बीतता गया, चुनाव नजदीक आते गए, घोषणा पत्र में तक अपना जिक्र शराबबंदी का नहीं किया। अमृता जी देखिए, 2013 में हमने कहा था क्रमिक शराबबंदी करेंगे। हमने शराब की दुकानें भी बंद की, लेकिन हमने कभी भी घोषणा पत्र में नहीं रखा कि हम शराबबंदी करेंगे। और आपको एक चीज कह रहा हूं, यदि हमारे घोषणा पत्र में शराबबंदी होता तो हम निश्चित रूप से करते। हम घर घर जाके बोल रहे थे क्योंकि इनका तो वादा था शराबबंदी करने का। लेकिन तो रविंद्र जी, 150 वादे किए 15 सालों में, उसमें से कांग्रेस तो यही कहती आई है कि 30% भी वादे पूरे नहीं हुए और शायद यही वजह रही कि 2018 में नकार दिए जनता ने। ठीक बात बोल रही है। यदि हम वादे पूरे नहीं करते तो 2003 में हार जाते, 2008 में नहीं आते, 2013 में नहीं आते। यदि हमने वादे पूरे किए, इसलिए हम लगातार सरकार में आए। एक बार आए हैं ये, इनके घोषणा पत्र पर विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह लग गया। इन्होंने कितने वादे पूरे किए? अरे हमारी तो सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी तब तो हम 3 बार रिपीट हुए ना। यदि हम काम नहीं करते, हम धोखेबाज होते, हम जुमलाबाज होते, हम भ्रमित करते, हम भ्रम जाल फैलाते, तो हम कभी दोबारा लौट के नहीं आते, जैसे ये नहीं आने वाले। अब ये तो हमको बोल सकते हैं शराबबंदी पे दुनियादारी की बात, ये तो 20 की 20 सीट ले रहे हैं, हम 20 की 20 सीट की बात नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, जब प्रथम चरण में महिलाओं ने निकल के वोट दिया और युवाओं ने जिस तरह से पीएससी वाले और सब इंस्पेक्टर के लड़के ने वोट दिया, भूपेश बघेल जी के होश उड़ गए, कांग्रेस के फाख्ता उड़ गए। इसीलिए घोषणा पत्र जारी करने के बावजूद उन्होंने महिलाओं को भरमाने के लिए, उनके स्वाभिमान से खेलने के लिए क्या किया? 15,000 रुपए देंगे। क्यों बोला इन्होंने?
क्योंकि इनको पता चल गया था कि बदतर स्थिति जा रही ना बस्तर से लेके और पूरा उसमें। दूसरी बात, उसके बाद दूसरे चरण में प्रथम चरण की असफलता को देख के कोरिया को संभाग बनाएंगे, रायगढ़ को संभाग बनाएंगे, किससे? घोषणा पत्र से बाहर। आज तक आपने देखा है कभी छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कोई घोषणा की हो? वो घोषणा किसका था? मुख्यमंत्री था कि कांग्रेस का था कि सम्मिलित था? ये क्यों था? ये महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए नहीं था, इनको अपनी सत्ता बचानी थी। इनको समझ में आ गया था 20 सीट में इनकी हालत खराब हो गई, इसलिए घोषणा करने लगे। महिलाओं को देने के लिए नहीं किया, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र पहले आया, उसके बाद कांग्रेस का आया। कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात करती तो हमारे वादे डाल सकते थे। हमने कभी भी, देखो, हमने धोखा नहीं दिया। हम भी चाहते ना धोखा देना होता तो किसान का कर्जा माफी का किए थे, हम भी डाल सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से कहा 2 साल का बोनस देंगे, तुरंत देंगे, और एक मुश्त धान की राशि देंगे। तो कांग्रेस की तो ऐसे ही जड़ी जमीन खसक चुकी है। फिर दूसरे चरण में पब्लिक जान गई, जनता समझती है कि ये महिलाओं की बोली लगाने के लिए खड़े हो गए। 1200 1000 रुपए तो 1200 रुपए। मुझे बहुत गंदा लगा, और इस लाइन को बोलते हुए भी गंदा लगा कि भूपेश बघेल जी, आप ऐसा कर सकते सत्ता बचाने के लिए कि हम 1000 दे रहे हैं, 1200। हम भी अगले दिन बोल सकते थे हम 1700 देंगे, 1800, लेकिन हम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेंगे। उसी काम को करेंगे जिसको हम कर सकते हैं। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन नरेंद्र जी, जनता जो महिलाएं आपको याद आई 2023 में, ये तो 15 साल के कार्यकाल में भी याद आ सकती थी। बिल्कुल याद आ सकती थी। महिलाएं क्या किसान के घर की जो महिला होती है वो महिला नहीं होती? 14% जो ब्याज में इन लोग पैसा लेते थे उसको हमने 0% किया। महिला सम्मान। हमारे समय महिला की कानून व्यवस्था कितनी बिगड़ी। इनके एक विधायक को सरे राह दोपहर में चाकू से मारा गया, वो महिला सम्मान की इनकी बात नहीं आई। हमने तो किया ना, इसीलिए हम 3 बार सरकार में आए। अभी भी हमने कहा महतारी वंदना योजना हम देंगे। इनकी सरकार के समय बताता हूँ, रेडी टू ईट जो महिला स्व सहायता समूह बनाती थी उसको छीन लिया गया 20,000 महिला स्व सहायता समूह से, और हरियाणा के एक शराब ठेकेदार को दे दिया गया। गुड़ियारी में एक औरत के गले पे गंडासा लेके घूमता रहा। तो इनके समय महिलाओं की क्या स्थिति थी? हमने देखा है क्या हमारे समय ये स्थिति थी क्या? हम झूठे वादे नहीं करते, हम खोखले वादे नहीं करते। हम वही बात करेंगे जो जनता के हित के लिए हो, राज्य के हित के लिए हो, और पूरा जनता के विकास के लिए हो। इनकी तरह बात नहीं। ये बोलते हैं रमन सिंह जी हारेंगे। मैं आपको बोलूं, आज 3 तारीख को भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं पाटन में। रमन सिंह जी 40,000 मतों से जीतेंगे। आपने दोनों ही पार्टी के दावे सुने होंगे, क्या लगता है, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें, जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना सफाया कर बैठी बस्तर से, सबसे बड़ा जो मुद्दा था कहीं ना कहीं बीजेपी की गुटबाजी एक बड़ा कारण बना। क्या लगता है, क्या 15 साल जो सत्ता में बीजेपी रही और 2018 में जो नतीजे आए 15 सीटों पर सिमट कर रह गई, क्या लगता है क्या इस बार बहुमत के साथ बीजेपी का आना मुमकिन है? अमृता जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर समय कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। जैसे मैंने कहा कि इस बार के जो चुनाव नतीजे अप्रत्याशित आने वाले हैं, कारण इसका ये भी रहेगा, कहीं पर आप देखेंगे कि वोटों का जो प्रतिशत है बहुत कम हुआ है, कहीं पर बहुत ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर जो मतदाता है उनका रुझान किस ओर है। निश्चित तौर पर महिलाओं की आप प्रतिशत देखेंगे तो लगभग 50 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट दिए हैं। तो ये दोनों ही राजनीतिक दल मान के चल रहे हैं कि ये जो महिलाओं के लिए जो इन्होंने योजना लॉन्च की है, चाहे 12,000 रुपए सालाना बीजेपी की हो, चाहे 15,000 रुपए कांग्रेस की हो, या फिर महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन में सब्सिडी हो, या फिर 400 रुपए 500 रुपए का 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना हो, तो कहीं न कहीं जो महिलाओं के लिए जो घोषणाएं कांग्रेस दलों का राजनीतिक दलों की ओर से की गई है, मुझे लगता है कि इसका थोड़ा सा प्रभाव इस बार का रुझान देखने को मिला है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे, हम रायपुर के भी कई मतदान केंद्रों में घूमे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज्यादा थी। उसके पीछे की सबसे बड़ा वजह यही मानी जा रही है। एक तो ये हो सकता है कि जो शराबबंदी को लेकर जो वादा किया गया था उसके खिलाफ भी हो सकता है। दूसरा ये कि जिस तरह की बातें राजनीतिक दलों को ओर से की गई कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उनको हम लाभ देंगे, इसका भी नतीजा हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह पिछले बार की तुलना में इस बार प्रतिशत पहले चरण में तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरे चरण के वोटों का जो प्रतिशत लगभग कम हुआ है। तो इसलिए ये कह पाना संभव नहीं है कि कहाँ पर क्या होगा। लेकिन आपका जैसा सवाल है कि 2018 के बाद क्या वापसी कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है कि ये भी अभी भविष्य के गर्त में छुपा है। राजनीतिक दलों के दावे अपनी ओर से हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 5 साल में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत काम की, जिन स्कीमों को भारतीय जनता पार्टी का भी
रेवड़ियां बताया करती थी, उन्हीं उन्हीं चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। यदि आप उनको रेवड़ी समझते तो आपको घोषणा पत्र में शामिल नहीं करना था, क्योंकि आप जिस तरह की बात करते हैं, यहाँ पहले 25 रुपए धान की जब कांग्रेस ने घोषणा की थी उस समय केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। आज आप 3100 में खरीदने की बात करते हैं। तो जिस तरह की बातें अभी हुई है, आप 21 क्विंटल धान खरीदने की बात करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इवन जो जितने भी किसान नेता है वो भी यह मानते हैं कि प्रति एकड़ 18 से 20 क्विंटल कभी किसी किसी खेत में ही होता है, सभी खेतों में 20 क्विंटल धान भी नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं, वो सिर्फ लोक लुभावन वादे, लोगों को रिझाने के लिए, वोट बैंक को हासिल करने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि इससे लोगों को परहेज करना चाहिए, राजनीतिक दलों को परहेज करना चाहिए। आप राजनीतिक दलों की ओर से मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए कि आप जनता के लिए जो वादे कर रहे हैं उनके हित में हो, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए हो, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हो, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। आप सिर्फ फ्री के सब्सिडी दे के पैसा बांटकर आप उनको सक्षम नहीं बना सकते, आप उनको मुफ्तखोरी की एक आदत डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हम उनको आर्थिक रूप से कैसे संबल बना सके, उनको रोजगार कैसे दे सके, और उनको हम जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उनके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें सशक्त कैसे बनाया जा सके वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि रेवड़ियां बांटने से किस तरह से उनका घर चलता है, उनकी जिंदगी चलती है। शिल्पा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार आप 20 सीटों का दावा कर रहे हैं कि 20 सीटों पर कांग्रेस इस बार आएगी, लेकिन हम बात करें जिस तरह से आपने ये भी कहा था कुछ देर पहले कि आदिवासी जो है वो बेहद खुश है छत्तीसगढ़ में। आप ही के पार्टी के नेता हमर राज पार्टी बना लेते हैं, आप ही के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर कैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि 20 सीटों पर आप इस बार विजय करेंगी? देखिए अमृता जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पर लोगों के भले के लिए, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करती है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे लोगों से जुड़ी समस्याएं हो। हमारे राष्ट्रीय नेता भी आते हैं तो लोगों की समस्याओं का हल देने में ज्यादा भरोसा करते हैं। आप देखिए, इसके विपरीत यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आते हैं तो वो क्या बात करते हैं? वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते हैं, वो आगे की उनकी क्या प्लान है, क्या विजन है, वो नहीं गिनाते हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करके यहाँ की सभाओं में जाते हैं और झूठ की राजनीति करके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तुलनात्मक अंतर देखेंगे तो भाजपा का 15 साल का कार्यकाल और केंद्र में भाजपा का 9 साल का कार्यकाल पूरा वादा खिलाफी से भरा हुआ है। जनता देख रही है कि किस तरीके से इन्होंने जो वादा किया था वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। केंद्र में जो इन्होंने महंगाई कम करने का, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे कि 15 लाख आएंगे, सभी खोखले सिद्ध हुए। जनता देख रही है, तो इनकी बात पर जनता तो विश्वास नहीं करती है। इसके विपरीत भूपेश सरकार ने 5 साल का ही समय मिला है, उसमें आर्थिक उन्नति के लिए, लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए भरसक प्रयास किए और उसका रिजल्ट भी दिखाया कि 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में। निश्चित रूप से उनकी आर्थिक उन्नति हुई है, उनके जेब में पैसा गए हैं, पैसा रोलिंग होता है, हर वर्ग को बेनिफिट मिलता है। तो जनता देख रही है किस तरीके से कौन जो है वो जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जो पार्टी कार्य करती है वो है कांग्रेस पार्टी। भूपेश सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 सालों में सिद्ध करके दिखाया है और कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध रहती है। चाहे वो केंद्र में, महिलाओं की अभी बात हो रही थी, आप केंद्र में देख लीजिए, महिलाओं के ऊपर ये बड़े बड़े दावे करते हैं। राजीव गांधी जी के समय से पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के हक अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए जो प्रतिबद्ध थी वो कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी महिलाओं के स्व सहायता समूह का जो कर्ज था उसको माफ करके उनको सशक्त बनाने का कार्य किया। रोजगार की बात हो रही थी, गोठान बनाए गए हैं, गोठान में 85,000 से ज्यादा आपकी योजना कितनी जनता तक पहुंची है, जनता कितनी उससे खुश है, कितनी संतुष्ट है, ये तो 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। रविंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के 7 वादे तो जन जन तक पहुंचा दिए, उसका खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रचार प्रसार था वो काफी कमजोर साबित हुआ है। नहीं, 3 तारीख को आप वो देख लीजिएगा कि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा था, वो समझ में आएगा जमीनी स्तर पे किन्होंने काम किया। अब मैं इनकी बात मुझे अमृता जी
कि कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती है महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ हुआ, एक महिला स्व सहायता समूह का कर्जा माफ हुआ, नाम बता दे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा, अपनी हार मान लूंगा। कैसी बात करते हैं ये बताओ। सर, महिला वंदन अधिनियम की बात कर लीजिए। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे, लेकिन जब आपकी सूची जारी तो महिलाएं कितनी थी आप खुद देख लीजिए अपनी सूची में। मैं पहले चरण का ही बता देता हूँ। इनके तो खुज्जी की विधायिका थी ना, क्या कहते छन्नी साहू, उसका टिकट काट दिए हमने। तो वहां गीता घासी साहू को भी दिया हमने, तो भावना ओरा को भी दिया। महिलाओं को तो हमने सबसे ज्यादा दिया। दूसरी बात, कहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी 33% महिला आरक्षण आजादी के बाद कोई देने का काम कर रहे हैं। सूची में नजर नहीं आया ना, रविंद्र वो जी 33% आपकी सूची में नजर नहीं आया। लोकसभा में लागू हो जाएगा आरक्षण, अगले लोकसभा में लागू हो जाएगा कि 10 साल लगेंगे अभी रहेंगे। और हमारे प्रत्याशी ज्यादा। ये बताइए कि यदि आरक्षण दिया आप लोगों ने तो वो लागू कब से होगा? अभी हम बोलते हैं कि जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद ही लागू होगा, तो इसमें तो 10 साल लग जाएंगे अभी। तो क्या फिर आप बात करते हैं? मेरी बारी है ना, मुझे जवाब देने दीजिए ना, मैं दे रहा हूँ। महिलाओं का नाम यदि राशन कार्ड पे किसी ने लिखा था ना, तो डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा था, भूपेश बघेल जी ने नहीं लिखा है। भूपेश बघेल है तो भ्रष्टाचार वो है, बोलते हैं ना भरोसा, मैं बोलता हूँ भ्रष्टाचार है। 508 करोड़ का हमने भ्रष्टाचार देखा हुआ है। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है ठीक है। कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कौशल जी, जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 20 सीटों पर इस बार कांग्रेस आएगी, एक सीट भी रमन सिंह नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने हमर राज पार्टी है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी क्या कुछ इफेक्ट करेगी? इससे हास्यास्पद बयान। 20 सीटों की यदि आप बात कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 सीटों में जिस तरह की कैलकुलेशन छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कम से कम 12 सीटें कम से कम कांग्रेस को आएगी और 7 से 8 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 20 सीटें जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही दलों की ओर से सिर्फ एक दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात आ रही पहले चरण की मतदान की यदि बात करें, क्योंकि आप देखेंगे पहले चरण के हम जिन सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस ने अपने 5 सीटिंग एमएलए बस्तर के जो थे उनके टिकट काट के नए चेहरों को वहां पर मौका दिया गया था। निश्चित तौर पर यदि अंतागढ़ की बात करें तो वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जरूर वहां पर जो कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भर के थोड़ा सा चुनाव लड़के कांग्रेस के लिए दिक्कतें पैदा की है, और मुझे लगता है कि वो सीट कांग्रेस से जा सकती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी जहां पर जो बातें हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जो रिजल्ट है वो 12-8 के आसपास या 10-10 के आसपास रहने की स्थिति है। जिस तरह से चीजें दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 20 सीट कांग्रेस वहां पर जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी करेगी हम 15-16 सीट जीतेंगे, वो भी मुझे लगता है कि वो बढ़ चढ़कर दावे कर रही है। तो जिस तरह की राजनीतिक हालात छत्तीसगढ़ में वर्तमान में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि नेट टू नेट मुकाबला ही तक देखने को मिल रहा है, क्योंकि वोटर इस बार बिल्कुल साइलेंट रहा है। और जिस तरह से मतदान हुआ है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वोटर है बेहद साइलेंट है। और ये जो तस्वीरें हैं 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगी। जो दावे हैं कितने सच साबित होते, कितने खोखले साबित होंगे, ये 3 दिसंबर को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और जनता के मन में क्या है, ईवीएम में पहले ही कैद कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से मतदान के बाद अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि 20 की 20 सीटें जो पहले चरण में हुई थी वो कांग्रेस के हाथ आएगी, और 2018 का जो इतिहास है बस्तर का वो कांग्रेस दोहराने जा रही है। लेकिन सवाल यही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही वादे कर रही है। तस्वीरें 3 दिसंबर को साफ होंगी, लेकिन उससे पहले जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो हमने देखा है इतिहास में भी जिस तरह से जहां जहां आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। और यहां पर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी का कितना कांग्रेस को पहुंचाती है, देखना दिलचस्प होगा। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे और वो दिन भी दूर नहीं है जब दोनों पार्टियों के जो दावे हैं वो कितने साबित होंगे, कितने झूठ होंगे, वो जनता इसका जवाब देगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।